25 तारीख की बात है, आज क्या है, 5 अगस्त। चेतन भगत युवाओं की किताब लिखते हैं। हालांकि बहुत से लोग कहते हैं कि अब ये युवा नहीं है, लेकिन युवाओं के ब्रेन को बहुत अच्छे से समझते, उनकी समझ को बहुत अच्छे से समझते। यही वजह है ना, उन्होंने कह दिया कि मार्क जकरबर्ग को आप इसका शुक्रिया अदा कीजिए। वो समझ गए आंदोलन के पीछे असर जो है पैदा करने में, जिसका सबसे बड़ा योगदान है वो मेटा की वर्चुअल दुनिया है, जहां 30 सेकंड की रील्स में आप आधा सच परोसिए और पूरा भ्रम फैला दीजिए। और हुक्म, जिस रील को हम छोटी बात कहकर टाल देने की गलती कर रहे हैं, उसका असर कई देशों की सरकार गिराकर मुआवजे के तौर पर देखा है। कई देशों की सरकार इसी कंटेंट स्लैश प्रोपेगेंडा स्लैश नैरेटिव की वजह से गिर गई है। नेपाल चलिए मेरे साथ। नेपाल में क्या हुआ था, याद है आपको? राजनेताओं के खिलाफ एक ग्रुप ने नेपो किड्स कैंपेन शुरू किया था कि वो लोग लैविश लाइफ जी रहे हैं खूब। और देखिए, ऐसा नहीं है, आम आदमी ये सवाल पूछ सकता है, ये बात सच है। लेकिन ये जो कैंपेन चला, इस कैंपेन के लिए जो रील्स बनाई गई, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, हर तीसरे वीडियो में ये दिखने लगा। पूरे नेपाल में नेताओं के लैविश लाइफस्टाइल के खिलाफ इस रील ने माहौल बना दिया। ना किसी रैली की जरूरत पड़ी, ना पोस्टर, ना बैनर की जरूरत पड़ी, और हंगामा। नतीजा, सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन लगाया। नतीजा, नेपाल में जेनजी सड़कों पर आ गई। सोशल मीडिया पोस्ट देखकर पहले से गुस्से में भरे बच्चे सरकारी कार्यालयों में आग लगाने पहुंच गए। नेपाल का पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया। अब एक रिसर्च आपको बताती हूं, और आज बहुत सारी रिसर्च आपके सामने आएगी ताकि आप समझ सके कि ये जो आपको रील्स दिखती है ना आपके अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, इसके पीछे का सच क्या है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की 17 फरवरी 2025 को एक रिपोर्ट जारी हुई। इस रिपोर्ट का हेडर है, मेटाज न्यू कंटेंट पॉलिसीज रिस्क फ्यूलिंग मोर मास वायलेंस एंड जेनोसाइड। ये तो अंग्रेजी था, अब हिंदी समझा देती हूं। मेटा की नई कंटेंट पॉलिसी से बड़े पैमाने पर हिंसा और नरसंहार को बढ़ावा मिलने का खतरा है, ये रिपोर्ट का शीर्षक है। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया? ये कहा गया कि मेटा के एल्गोरिदम ऐसे खतरनाक कंटेंट को ज्यादा बढ़ावा देते हैं जिससे नफरत फैलाने वाली बातें, गलत जानकारी और नस्लीय हिंसा भड़काने वाला कंटेंट शामिल हो, नेगेटिविटी पहुंचे। और ये सब सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि यूजर, जब आप एक कोई चीज नेगेटिव देखते हैं तो आपका दिमाग उससे कहीं ना कहीं एकदम फौरन अटैच हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है। आप बार बार उसके बारे में सोचने लगते हैं, और अगर आपने उसे कुछ सेकंड ज्यादा देख लिया तो फिर आपके रील में वैसा ही कंटेंट आने लगता है, और जितना आप उसे देखेंगे उतना इस कंपनी का फायदा और मुनाफा। एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक और रिपोर्ट बांग्लादेश को लेकर, हेडर क्या है देख लीजिए आप। बांग्लादेश मेटास कंटेंट मॉडरेशन डिलेज रिस्क फ्यूलिंग रियल वर्ल्ड वायलेंस, यानी बांग्लादेश मेटा की कंटेंट मॉडरेशन में देरी से असल दुनिया में हिंसा भड़कने का खतरा। इसमें क्या कहा गया इस रिपोर्ट में, जानना चाहते हैं? इसमें कहा गया है, बांग्लादेश की हिंसा के वक्त ऑनलाइन में खतरनाक कंटेंट की बढ़ोतरी देखी गई। इसमें कुछ कंटेंट बांग्लादेश के बाहर से भी फैलाया जा रहा था, यानी बांग्लादेश में तख्ता पलट का रिश्ता भी इसी ऑनलाइन खेल की तरफ इशारा कर रहा है। ये तो सिर्फ एक रिपोर्ट है। द लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस ने भी मेटा के खेल पर एक रिपोर्ट जारी की है। अब तक कितनी रिपोर्ट आपको मैंने बता दी है? 3 रिपोर्ट। 23 जनवरी 2025 को एक और रिपोर्ट आई। इसका हेडर क्या है? द मिथ ऑफ मेटाज फ्री स्पीच प्लेसेस डेमोक्रेसी एट रिस्क। अब यहां बहुत महत्वपूर्ण चीज है, डेमोक्रेसी इस दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कौन सी है? भारत। मेटास फ्री स्पीच प्लेसेस डेमोक्रेसी एट रिस्क, इसी रिपोर्ट में बताया गया है। फेसबुक पर सिर्फ 10 इन्फ्लुएंशियल अकाउंट का पोस्ट होता है और जलवायु परिवर्तन वाले कंटेंट का 69% इंटरैक्शन बन जाता है। कितना है? आंकड़ा क्या दिया मैंने आपको?
10 इन्फ्लुएंशियल अकाउंट क्लाइमेट चेंज पर अगर कुछ कह दे तो लगभग 70% इंटरैक्शन बन जाएगा सोसाइटी में। सिर्फ 10% लोग 70% डिसाइड कर लेंगे कि आप लोग क्या देखेंगे और क्या सोचेंगे। यानी 10 पावरफुल लोगों ने अगर चाहा तो पूरा नैरेटिव बदल कर रख देंगे। और यही काम करता है वो कैस्केडिंग इफेक्ट। याद आया कैस्केडिंग इफेक्ट? कल हमने आपको न्यूज की पाठशाला में बताया था। यही वो झलक है। कल की क्लास का रिवीजन एक बार फिर करवा देती हूं। पैसे के दम पर आपके बच्चों के दिमाग को कंट्रोल कैसे किया जा रहा है फिर समझ लीजिए। इस बात का अंदेशा कई नेताओं को था। कांग्रेस के इमरान मसूद यहां आए थे टाइम्स नाउ नव भारत के स्टूडियो और इनफैक्ट न्यूज रूम में। तब उनसे हमने पूछा था कि वो अनशन किया था वांगचुक जी ने तो उनके खिलाफ बोला। फिर उनसे कहा कि अरे आंदोलन बड़े लेवल पर हो रहा था। तो उन्होंने पता है क्या कहा? मैंने अपने बच्चों को आंदोलन में जाने से मना कर दिया। ये खुद उन्होंने कहा है, सुन लीजिए आप। अभी मेरे बच्चों ने इतनी जिद की कि पापा हम जा रहे हैं आंदोलन में। मैंने कहा घर से मत निकल जाना। क्यों? कहाँ जा रहे हो तुम आंदोलन में? घर से मत निकल। क्योंकि वो जो मेरी बेटी थी वो उसके बावजूद भी जाकर पूरी फिल्म बना कर आई है अपनी। अब इंस्टाग्राम और फेसबुक में पैसों के दम पर आपके बच्चों तक रील्स पहुंचाई गई, भीड़ जुट गई, प्रदर्शन हुए। ये सब कहते हुए मैं नीट के परीक्षा में जो पेपर लीक हुआ है उस मुद्दे को कम नहीं कर रही हूं। मैं बहुत सोच समझ के कह रही हूं कि सरकार को उस पर पहले ही कड़े कदम उठा देने चाहिए थे। अगर सरकार ने बहुत कड़े नियम ले लिए होते हैं, कोई फैसला पहले ही ले लिया होता तो ये सब ना होता। लेकिन इस बीच, और मैं ये भी नहीं कह रही हूं कि वहां पर जितने भी लोग पहुंचे थे वो सब के सब गलत थे ना। उनकी आड़ में जो खेल चल रहा था, मतलब वो इनोसेंट बच्चे, उनको पता ही ना हो, लेकिन उनकी आड़ में जो खेल चल रहा था उसका इशारा केवल ये मेटा, फेसबुक और ये जकरबर्ग की तरफ से नहीं हो रहा है। बहुत से ऐसे खतरनाक असामाजिक तत्व थे जो उनकी आड़ में फायदा उठाना चाहते थे। पाकिस्तान और आईएसआई भी, सुना आपने? पाकिस्तान और आईएसआई भी। और मुझे पता है बहुत से ऐसे खतरनाक लोग वहां पर बैठे हुए हैं जो मीडिया की क्रेडिबिलिटी को खत्म करने के लिए लगे हुए हैं। क्योंकि जब पाकिस्तान और आईएसआई का और बाहरी फंडिंग का हमने दिल्ली के दंगों में जिक्र किया था, तब भी ये माहौल बना दिया कि गया था कि देखिए आप मेन स्ट्रीम मीडिया झूठ बोलता है। सारे लोगों को इन्होंने एक टैग कर दिया, तमगा लगा दिया, सारे लोग नहीं। और इस बार तो हम नहीं बोल रहे हैं, ये बात मैं नहीं कह रही, ये बात टाइम्स नाउ नव भारत नहीं कह रहा है, न्यूज की पाठशाला नहीं कह रही है। ये बात कौन कह रही है? पंजाब पुलिस। और पंजाब में बीजेपी का राज नहीं है। किसका राज है? आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी, वही आम आदमी पार्टी जिसका हर नेता आपको सीजीपी के 3 बड़े चेहरों के एकदम बगल में दिखाई दे रहा था। कोई छिपाने वाली बात नहीं है। उस पंजाब की पुलिस ने 4 नाबालिगों सहित कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। कितनों को? 9 लोगों को। जब इनसे पूछताछ की गई तो जो खुलासा हुआ है वो दंग करने वाला है। क्या खुलासा हुआ है अब मैं आपको फटाफट से बता देती हूं। आइए, ये रहे बोर्ड बाबू, प्रणाम कर दीजिए भैया। आतंकी मॉड्यूल को आपको समझाती हूं मैं। आईएसआई पाकिस्तान से जुड़ा, इसने दी ट्रेनिंग, ठीक है, इसने दिया पैसा और इसने दिया हथियार। 3 चीजें क्या दी पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की आईएसआई ने। और ये लोग कहां पहुंच गए? जंतर मंतर। प्रदर्शन के दौरान पेट्रोल बॉम्ब से हमले की साजिश थी, पूरी तैयारी थी। गिरफ्तार लोगों में से कुछ लोग दिल्ली में प्रदर्शन के वहां भी आए थे ताकि हिंसा को बढ़ा सके। यानी आईएसआई के इशारे पर इसकी नजर थी कि ऐसा कुछ हो और फौरन वहां पर खेल हो जाए। प्रदर्शन में हिंसा फैलाने की पूरी प्लानिंग थी। मैं फिर कह रही हूं, कोई और नहीं कह रहा है, ये कह रही है पंजाब पुलिस। पंजाब पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है। वो तो शुक्र है हमारी खुफिया एजेंसी का, सच बता रही हूं, शुक्र है खुफिया एजेंसी की मुस्तैदी का। और दिल्ली की सुरक्षा पुख्ता थी।
सलाम है हमारे सुरक्षा कर्मियों को, जिसके डर से ये आईएसआई अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाया। सुरक्षा के इंतजाम को देखकर सब कुछ खाली हाथ लौटने पर मजबूर होना। अमृतसर चले गए और अब पंजाब पुलिस की गिरफ्त में है। तो दिल्ली में जिस जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा था, उससे महज 2 किलोमीटर की दूरी पर भारत का संसद भवन, ठीक है, लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर प्रधानमंत्री कार्यालय सेवा तीर्थ, 3.5 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रपति भवन। इतनी सेंसिटिव जगह सीजेपी के लोगों ने रील्स के दम पर भीड़ को बुला लिया। उन्हें लगा जितना आसान इंस्टाग्राम पर पेज बनाना होता है और वहां पर फॉलोअर्स बढ़ा देना होता है, उतना ही आसान भीड़ को संभालना भी हो जाएगा। अब आपके बच्चे तो रील्स की चपेट में आ चुके थे, वो पहुंचे क्रांति करने। उन्हें क्या पता था जो रील्स देखकर क्रांति करने निकले हैं उसके पीछे पैसों का बहुत बड़ा खेल छिपा हुआ है, और जिन लोगों ने उन्हें बुलाया है वो जिम्मेदारी भूल चुके हैं। और ऐसे ही नहीं कह रही हूं, एक तस्वीर आपको दिखाती हूं। उस तस्वीर में ये देखिए आप, 4 चेहरे हैं, 2 सीजेपी के हैं, एक तो वो आशुतोष रांका, एक सौरभ दास और 2 पुलिस के अधिकारी हैं। एक तो नई दिल्ली के डीसीपी है सचिन शर्मा और एक जॉइंट सीपी है दीपक पुरोहित। दोनों अधिकारी साफ साफ कह रहे हैं कि उनके पास रिपोर्ट है कि भीड़ में आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोग शामिल हो चुके हैं। लेकिन सौरभ दास की बॉडी लैंग्वेज को आप देखिए, ये कितने सेंसिटिव है आपको समझ में आ जाएगा। या फिर अगर चाह भी रहे हैं तो बस का कुछ नहीं है, अब क्या करें, कैसे करें, क्योंकि ये तो भाई साहब लोग थे नहीं, ये तो नड्डा जी के वहां थे, फोन पास में था लेकिन फोन चोरी हो गया था टाइप के माहौल में थे ना। और जब आप इनसे पूछिए कि भीड़ ने हिंसा की तो क्या कहेंगे, वो हमारे लोग थे ही नहीं। उसके बाद ये लोग सुप्रीम कोर्ट पर ज्ञान दे देंगे, सरकार को नसीहत भी दे देंगे, खुद की जिम्मेदारी से क्या करेंगे, 9-2-11, और फिर कह देंगे हम तो प्रेशर ग्रुप बनाएंगे जी, हम तो राजनीतिक पार्टी नहीं बनाना है। अरे भैया, राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए जवाब देना सीखना होता है, जवाबदेह बनना होता है, भीड़ की जिम्मेदारी लेनी होती है। रील्स वाली क्रांति के नायकों को यह सीखना होगा, नहीं तो प्रेशर ग्रुप के नाम पर ठेके लेकर आंदोलन का काम तो कर लेंगे और करिए। वैसे भी बहुत से लोग घूम रहे हैं इस देश में आंदोलन जीवी के नाम से, कुछ नाम और जुड़ जाएंगे, लेकिन इससे बदलेगा क्या ये बता दीजिए ना। हमें चाहिए इस्तीफा, ले लिया इस्तीफा, फिर क्या हासिल कर लिया बताइए। शिक्षा में कौन सा बदलाव कर लिया, कौन से क्रांतिकारी सुझाव दे दिए, बता दीजिए। इस्तीफे से सुधार हो जाएगा। बाकी बने रहिए ना प्रेशर ग्रुप, उसमें क्या है, कोई आकर चम्मच से सीटी उठा देगा और प्रेशर